फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। आज की वीडियो में बात करेंगे ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल की। ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल से मतलब हमारा यहाँ पे है ब्राउज़र की विंडोज़ पे, यानी कि इसकी जो विंडो दिखती है। ब्राउज़र कई तरह के हम जनरली यूज़ करते हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्राउज़र्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में जो हमारी ये ब्राउज़र में जो पेज ओपन होता है, इसे हम विंडो बोलते हैं। और इसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो डॉम में आती हैं। डॉम हम बाद में पढ़ेंगे। फिर इसके जो ब्राउज़र पे ओपन होती है ये स्क्रीन, हम इसे जावास्क्रिप्ट में विंडो बोलते हैं। और हर एक विंडो से रिलेटेड कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और विंडो ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं, और विंडो से रिलेटेड कई सारे मेथड यूज़ करते हैं, और इन मेथड की हेल्प से अलग अलग हम वर्क कराते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं विंडो से रिलेटेड? ये विंडो एक ऑब्जेक्ट है और इससे रिलेटेड मेथड्स हम यूज़ करेंगे। तो हम मेथड यूज़ करने से पहले उनका वर्क समझ लेते हैं। जैसे अलग अलग मेथड विंडो के यूज़ होते हैं। इसमें कई सारे मेथड हैं, जैसे गेट, इसकी विड्थ, हाइट, ब्राउज़र की विंडोज़ की बढ़ानी हो, या फिर ओपन क्लोज़ ब्राउज़र विंडो की मेथड होते हैं, मूव, रीसाइज ब्राउज़र विंडो। तो ये अलग अलग हाइट विड्थ बढ़ाना, ओपन क्लोज करना और मूव करना और रीसाइज करना है विंडो, तो इसके लिए अलग अलग हम मेथड यूज़ करते हैं। ये सारे इनबिल्ट मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम विंडोज़ के अलग अलग वर्क कर सकते हैं। रीसाइज, हाइट विड्थ बढ़ाना, ओपन करना, क्लोज करना, रीसाइज करना, स्क्रॉल करना। तो हमें इसमें स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक विंडो स्क्रॉल करेगी। इसके अलावा हम अगर कोई यूआरएल गेट करना चाहते हैं, होम पेज पे जाना चाहते हैं, प्रोटोकॉल गेट करना चाहते हैं विंडोज़ का, तो ये भी विंडो का हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री, आप जानते हैं ब्राउज़र में जब हम एक्सेस करते हैं कोई वेबसाइट तो हिस्ट्री मेंटेन होती है, तो हिस्ट्री को भी गेट कर सकते हैं ब्राउज़र की, या बैक करना चाहते हैं, फॉरवर्ड करना चाहते हैं हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, कि कोई पेज हमने एक्सेस किया उसके आगे या पीछे मूव करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंडोज़ के हाइट विड्थ मेथड की। तो इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो जब हम विंडो की हाइट और विड्थ काउंट करते हैं, तो एक होती है इनर हाइट और एक होती है इनर विड्थ, और दूसरी होती है आउटर हाइट और आउटर विड्थ। तो इनर हाइट क्या होती है? विंडोज़ के अंदर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इस तरह की लाइन, तो ये इनर हाइट होती है। आउटर जो आपको ग्रे पार्ट दिख रहा है, पूरी विंडो की आउटर हाइट होती है, और ग्रे पार्ट इसमें काउंट नहीं होता है, जिसमें टूल बार वगैरह आते हैं ना, तो वो काउंट नहीं होगा आउटर हाइट में। तो ये दो मेथड्स होते हैं विंडो की इनर हाइट और आउटर हाइट के लिए। इसी तरह से विड्थ के लिए मेथड होता है, ये हो गया इनर विड्थ, इसमें आपका स्क्रॉल वगैरह जो अंदर का कंटेंट होता है वो काउंट होता है। इसी तरह से आउटर विड्थ में पूरी विंडो की लास्ट तक आउटर विड्थ को काउंट किया जाता है, और इसमें स्क्रॉल बार जो है वो उसकी विड्थ को काउंट नहीं करता है, दोनों में ही, ना इनर विड्थ में ना आउटर विड्थ में। तो इस तरह से ये स्क्रॉल बार काउंट नहीं होगा। आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। अब मैं स्क्रिप्ट टैग लेकर के इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगी। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लेती हूँ वेर टाइप का, और इसमें इसका नाम ले लेते हैं इन आई हाइट। आई मतलब मान लीजिए इनर हाइट की बात कर रहे हैं, इज इक्वल विंडो डॉट इनर हाइट। तो विंडो ऑब्जेक्ट है और इसका ये मेथड है इनर हाइट, से हमने कॉल कर लिया तो आई हाइट में स्टोर हो जाएगी। फिर कंसोल में हम इसे प्रिंट करा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग में आई हाइट को हमने प्रिंट करा लिया। तो ये देखिए ये हो गया। अब इसी के लिए हम आउटर हाइट को भी हम ले लेते हैं, जिसके लिए ओ हाइट एक वेरिएबल ले लिया है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो विंडो डॉट आउटर हाइट, ठीक है। अभी आउटर हाइट को भी कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, ओ हाइट को। तो अब ये इंस्पेक्ट करके कंसोल में देखते हैं, तो देखिए विंडो की इनर हाइट और आउटर हाइट बता रहा है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था इनर हाइट क्या होती है, जितना हमारा ऊपर का डॉक्यूमेंट है उतनी हाइट रहेगी। और आउटर हाइट भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पे मैं देखिए आपको मैसेज डाल देती हूँ ताकि और अच्छे समझ में आए। तो कंसोल में मैंने इनर हाइट इज इक्वल टू ऐसे करके मैसेज डाल दिया है, फिर प्लस कॉन्कैटिनेट करके प्रिंट करा देती हूँ। इसी तरह से आउटर हाइट, तो अब देखिए इनर हाइट आउटर हाइट मैसेज आ रहा है, तो इनर हाइट में देखिए वैल्यू दी हुई है, आउटर हाइट में वैल्यू दी हुई है।
आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस। तो इनर हाइट क्या होती है कि जितना ऊपर हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है ना, देखिए इनर हाइट मैंने कम कर दी तो अब छोटी हो गई, ये है इनर हाइट। और आउटर हाइट पूरी स्टार्टिंग से लेके नीचे तक हमारी पूरी कंसोल वाली विंडो भी काउंट हो जाएगी आउटर हाइट में। ये इनर हाइट है, जितना आपको एरो में दिख रहा है। आउटर हाइट ये पूरी है। हाँ, टूल बार आपको इसमें काउंट नहीं होगा, बाकी पूरी हाइट जो आपको दिख रही है विंडो की स्टार्टिंग से लेके कंसोल वाली विंडो भी काउंट हो जाएगी, वो पूरी आउटर हाइट में आएगी। तो इस तरह से ये हम इनर हाइट और आउटर हाइट एक्सेस कर सकते हैं विंडो की। उसे मैंने देखिए आपको प्रिंट करा के बताया, ये पूरी आउटर हाइट होगी। टूल बार इसमें नहीं काउंट होगा। तो ये रहा विंडोज़ की इनर हाइट और आउटर हाइट का वैल्यू आपको दिख रहा होगा। अब देखिए थोड़ा सा ड्रैग करती हूँ, देखिए इसमें हाइट की वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए इनर हाइट की वैल्यू चेंज होती जा रही है। विंडो को थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर नीचे करने से ये देखिए आउटर हाइट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस तरह से रिफ़्रेश करने पे ये चेंजेस हमें दिख रहे हैं। तो ये था इनर हाइट और आउटर हाइट। अभी यहाँ पे हमें वैल्यू बार बार रिफ़्रेश करनी पड़ रही है, तो बॉडी में जा कर के ऑन रीसाइज नाम का एक इवेंट कॉल कर लेते हैं और उसमें एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, तो जिससे बार बार हमें रिसाइज करने पे प्रॉब्लम नहीं होगी, ये क्लियर कर देगा। तो रीसाइज नाम का एक फ़ंक्शन बना लेते हैं और ये जितने भी कोड मैंने लिखे हैं इसी रीसाइज नाम के फ़ंक्शन में हम डाल देते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो ये मैंने फंक्शन कॉल किया है। अब इसे बॉडी में ही फंक्शन को कॉल कर लिया, तो जैसे ये लोड होगा आ जाएगा। अब इसको कट करके इसमें पेस्ट कर देती हूँ। हाँ, तो अब इसके ये एक फंक्शन बन गया है। अब देखिए इसे रन कराया सेव करके, तो देखिए हर बार ये वैल्यू आ रही जितने बार लोड हो रही है। एक काम करते हैं, कंसोल का क्लियर लगा देते हैं, जिससे कि ये वैल्यू बार बार पुरानी वैल्यूज़ ना आए। जो पहले की वैल्यू है उसे कंसोल डॉट क्लियर से क्लियर कर दे हर बार लोड होने पे। तो अब रिफ़्रेश करके देखते हैं हम सेव करके। देखिए अब ये दिखा रहा है हाइट विड्थ की वैल्यू इस तरह से। इसकी नीचे की हाइट पूरी आउटर हाइट बढ़ा दी है, इनर हाइट बढ़ा दी है। ठीक है, तो इस तरह से ये फंक्शन आप कुछ डिफ़ाइन करके भी आप लोड इवेंट पे यानी कि विंडो बॉडी सेक्शन में आप ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो ये था इनर हाइट फंक्शन। इसी तरह से इनर हाइट आउटर हाइट के बाद आप विड्थ के लिए भी मेथड्स कॉल कर सकते हैं। विड्थ के लिए भी बिल्कुल वैसा ही मेथड रहेगा, मैंने अभी आपको बताया था इनर विड्थ क्या होती है और आउटर विड्थ क्या होती है। तो आइए इसी का एक एग्जांपल कर लेते हैं। इनर विड्थ के लिए मैंने मैसेज में बाकी कुछ नहीं करना, बस जहाँ जहाँ आउटर हाइट है और इनर हाइट है वहाँ विड्थ कर देना हाइट की जगह पे। तो फंक्शन का नेम तो वही है, विंडो डॉट इनर विड्थ आउटर विड्थ, बस इसको ही चेंज करना है। अब सेव कर देंगे तो विड्थ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया है। इनर विड्थ में अंदर जो विंडो की होती है हाँ विड्थ उसको काउंट करता है, आउटर विड्थ में बाहर की पूरी विड्थ काउंट करता है, उसमें स्क्रॉल बार नहीं आता है। तो देखिए अब विड्थ काउंट करके ये दिखा रहा है रन करके। इनर विड्थ देखिए ये आ रही है और आउटर विड्थ ये आ रही है। अब साइड में विड्थ में आपको एक ग्रे लाइन सी दिख रही है, इसी की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है आउटर विड्थ और इनर विड्थ में। ये ग्रे लाइन ऐड होने की वजह से आउटर विड्थ उससे ज़्यादा वैल्यू दे रहा है और इनर विड्थ की कम दे रहा है। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, वो उसमें स्क्रॉल बार काउंट नहीं हो रहा है। बस ये ग्रे लाइन की वजह से इनकी वैल्यूज़ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। इसकी जितनी मोटी ग्रे लाइन है उसकी वजह से ये डिफरेंस दिखा रहा है। तो अभी आपने पढ़ा इनर विड्थ आउटर विड्थ और इनर हाइट आउटर हाइट। अब बात करते हैं विंडोज़ के ओपन क्लोज मेथड की। तो ओपन क्लोज मेथड नाम से ही समझ में आ रहा है विंडो ओपन और क्लोज करने के लिए। मान लीजिए इसमें एक कोई विंडो है ए और दूसरी विंडो है बी। तो अगर आप चाहते हैं ए विंडोज़ पे कोई बटन है या हाइपर लिंक है या कुछ भी है, उसे क्लिक करने पर विंडो बी खुल जाए, तो उसके लिए ओपन मेथड यूज़ होता है। यहाँ पे आप ओपन करने के लिए विंडो बटन पे क्लिक कर सकते हैं या कोई हाइपर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या कोई इमेज पे क्लिक करवा सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी तरीका हो सकता है और उससे क्लिक करने पर विंडो ओपन हो, तो उसके लिए हम ओपन मेथड यूज़ करेंगे। और क्लोज़ करने के लिए भी यहाँ पे होता है कि वहीं पे ओपन करें तो उसके बाद वहीं पे ही क्लोज़ कर दे, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है विंडो डॉट ओपन मेथड। तो इसको लिखने का कुछ इस तरह से तरीका है, विंडो लिखना होगा, फिर डॉट ओपन लिखना होगा और राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको यूआरएल देना होगा। यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स
लोकेटर। ये किसी भी वेबसाइट का आपने पढ़ा होगा पहले कि यूआरएल कंप्लीट एड्रेस जो होता है वो यूआरएल होता है। उसके बाद नेम, आप ये प्रॉपर्टी इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, अगर चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद होता है स्पेक्स। तो वन बाय वन मैं आपको हर एक प्रॉपर्टी के बारे में बताती हूँ। यूआरएल क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट का नाम लिख लिया है http://www.seekho-हमारे-साथ.net। तो इस तरह से एक वेबसाइट लिख ली है, ये अभी है नहीं, मैं जैसे एग्जांपल के लिए ले रही हूँ। और हर वेबसाइट को लिखने से पहले उसके पहले आपको http लिखना पड़ेगा। ये प्रोटोकॉल होता है http या फिर https सिक्योरिटी वाला, तो ये ले सकते हैं। फिर दूसरा आपका पैरामीटर है नेम। नेम में आप लिख सकते हैं फर्स्ट विंडो, या आप ऐसे डालना चाहिए, इसका इतना कोई यूज़ नहीं है। फर्स्ट नेम की जगह पे कुछ और चीज़ें भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें ब्लैंक लिख सकते हैं, तो एक ब्लैंक विंडो ओपन हो जाएगी और न्यू टैब पे। और या फिर पेरेंट दे सकते हैं, तो पेरेंट में उसी विंडो के को पुरानी वाली विंडो जिस पे आपने क्लिक किया उसे हटा करके नई विंडो उसी पे खोल देगा। या सेल्फ भी कर सकते हैं। सेल्फ अलग दो कामों के लिए यूज़ होता है, टॉप फ्रेम के लिए यूज़ होता है। बेसिकली ये जो सेल्फ प्रॉपर्टी है वो आई फ्रेम के लिए यूज़ होती है। जब हम अपना कोई भी पेज आई फ्रेम में बना रहे हैं तो उसमें खोलने के लिए वहाँ पे जब हम ये कोड लिख रहे हैं तो ये सेल्फ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो बस वही यूज़ होता है, इसके अलावा जनरली यूज़ नहीं होता है, रेयरली यूज़ होता है। उसके अलावा ये है ब्लैंक और पेरेंट प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। ब्लैंक बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, अगर आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो ये वैसे भी रख दे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही यूज़ होती है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी स्पेक्स। स्पेक्स में स्पेसिफिकेशंस बेसिकली देते हैं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस वर्क करेंगी। तो उसमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ मैं आपको बता दूंगी। और भी कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो नई नई ऐड ऑन होती है, जो अभी फ़िलहाल क्रोम वगैरह में काम नहीं करती हैं। तो स्पेक्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, आइए जानते हैं। स्पेक्स में कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम दे सकते हैं, जैसे कि विड्थ, हाइट, लेफ़्ट, टॉप, यानी कि विंडो जो है लेफ़्ट से कितनी डिस्टेंस पे रहे, टॉप से कितनी डिस्टेंस पे रहे, ये हम पहले से दे सकते हैं। विड्थ और हाइट डिफ़ाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कई प्रॉपर्टीज़ चलती नहीं है क्रोम पे, तो ये फ़िलहाल मैंने कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ बताई, ये स्पेक्स में आप देंगे। और भी कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बेसिकली क्रोम फायरफॉक्स में नहीं चलती है, तो मैं वही बता रही हूँ जो इन दोनों में चलती हैं। वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलती है, और जनरली इंटरनेट एक्सप्लोरर ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, तो ये कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूज़ होती हैं। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। आइए देखिए, मैंने ये HTML का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है, और यहाँ पे सबसे पहले एक क्योंकि मैंने बताया था कि किसी बटन पे या हाइपरलिंक पे क्लिक करके दूसरी विंडो ओपन करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉडी सेक्शन में एक बटन बना लेती हूँ। तो बटन टैग ले लिया है मैंने, और इसको ओपन विंडो, इसमें इवेंट ले लेते हैं ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक पे हम एक फंक्शन कॉल करें, जैसे ओपन कर दे विंडो, तो ओपन विंडो नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया है, और इस फंक्शन पे डिफ़ाइन करेंगे। तो ये बटन बना लिया मैंने, और इसमें ऑन क्लिक पे ओपन विंडो नाम का एक फ़ंक्शन बना लिया है। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये जो फंक्शन है उसको हम पहले डिफ़ाइन कर लेंगे, वहाँ तो कॉल किया है बटन पे। तो फंक्शन ओपन विंडो में अब मैं कॉल करूँगी अपना मेथड, जो भी अभी बताया मैंने आपको, विंडो डॉट ओपन। अभी सिंपली विंडो डॉट ओपन ही लिखते हैं, इसमें अंदर कोई पैरामीटर नहीं दे रहे हैं, कोई यूआरएल नहीं दे रहे हैं, सिंपल कॉल करते हैं। आइए देखते हैं इसको सेव करने पर क्या होगा। मैंने आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट एक टैब खुलता है, देखिए ये बटन बन गया है, इस पर क्लिक किया, देखिए अब ये एक टैब, न्यू टैब ओपन हो गया। मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्क करेगा, न्यू टैब ओपन हो रहा है, क्लिक करने पर न्यू टैब देखिए ओपन हो रहा है। तो ये अभी ब्लैंक है, क्योंकि कुछ डिफ़ाइन नहीं है, कोई यूआरएल नहीं दिया है, कौन सा पेज या वेबसाइट ओपन करना है ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो ये ब्लैंक पेज एक ओपन कर दे रहा है। और अब हम इसमें इसके पैरामीटर्स डाल देते हैं, इसमें यूआरएल डाल के देखते हैं जो भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोटोकॉल लिखते हैं http www. अब वेबसाइट का नाम डाल दें जिससे आपको ओपन करना है। मैं यूआरएल शो नहीं कर रही हूँ, आप देखिए। तो इस तरह से मैंने यूआरएल डाला, तो यहाँ पे एक बटन पे क्लिक करने पे वेबसाइट ओपन हो रही है, ये देखिए पेज आ रहा है। तो आप किसी भी वेबसाइट का नाम डालेंगे वो यहाँ पर शो कर देगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मान लीजिए आपकी कोई, मान लीजिए विंडो है ए,
और इस विंडो पे क्लिक करके आप कोई दूसरी विंडो ओपन करते हैं बी, और ये विंडो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ओपन होती है ऊपर टॉप पे और लेफ़्ट साइड से, यानी एकदम चिपकी हुई है टॉप से और लेफ़्ट से। लेकिन आप उसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, लाइक आप थोड़ा-सा ड्रैग करके पीछे की तरफ रखना चाहते हैं कि ये बी विंडो जो क्लिक करने पे ओपन हो रही है, ये टॉप से थोड़ा नीचे और लेफ़्ट से थोड़ा साइड में और मूव करके आए, तो उसके लिए आपको उसकी वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। तो मान लीजिए ये स्क्रीन की किसी और पोजीशन पे ये विंडो मूव कर जाए, तो उसके लिए हमें, जैसे ये बी विंडो ओपन की है, तो इसके लिए मान लीजिए हमें वैल्यू देनी पड़ेगी टॉप से 100 पिक्सल्स और लेफ़्ट से 100 पिक्सल्स। तो ये मूव करके इतने जितने पिक्सल्स दिए उतनी मूव करके आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हमें कुछ फंक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे, जैसा है मूव बाय और मूव टू मेथड्स। तो ये भी विंडो के मेथड्स हैं, इनका यूज़ करके हम विंडो को मूव करा सकते हैं। ये मेथड अपनी ही वेबसाइट में यूज़ होते हैं जब आपको कोई ऐड डिस्प्ले कराना हो अपनी वेबसाइट पे, या कोई पॉपअप मैसेज डिस्प्ले कराना हो, तो उसके लिए आपको सिंपली फंक्शन बनाया, जैसे मैंने मूव विंडो और इसमें माई विंडो नाम का वेरिएबल लिया डॉट मूव टू, और इसमें वैल्यू दे दी है 100, तो पोजीशन दे दी जहाँ पे मूव हो। और यहाँ पे ओपन विंडो नाम का एक फंक्शन बनाया है, और उसमें माई विंडो इज़ इक्वल टू विंडो डॉट ओपन, तो ओपन कर दिया है। उसमें कोई यूआरएल तो हमारी सेम वेबसाइट का ही रहेगा जिस पे आप करा रहे हैं ओपन विंडो, और हाइट विड्थ दे देंगे आप। फिर उसके बाद माई विंडो में डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप जो मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, जैसे दिस इज़ माई विंडो, मैंने एक मैसेज प्रिंट करा दिया। ऊपर मैंने 2 बटन बनाए हैं, आप ओपन विंडो का और मूव विंडो का, तो ये 2 बटन पे क्लिक किया तो एक पे क्लिक किया तो ये देखिए वो विंडो ओपन हो गया, दिस इज़ माय विंडो, ये मैसेज भी आ गया। यहाँ पे आप कोई भी एडवर्टीजमेंट पॉपअप करा सकते हैं, या फिर कोई मैसेज पॉपअप कराना हो तो उसके लिए ये आपका यूज़ होता है फंक्शन। और मूव कराना है तो मूव विंडो पे क्लिक करेंगे तो विंडो भी मूव हो जाएगी। तो इस तरह से ये बेसिकली दोनों फंक्शंस काम करते हैं सेम वेबसाइट के लिए, तो आपको दोबारा यूआरएल देने की ज़रूरत नहीं है। अब एक नेक्स्ट मेथड यूज़ करते हैं, विंडोज़ का ही मेथड है विंडोज़ डॉट फोकस। तो जिस विंडो डॉट फोकस पे क्लिक डालेंगे मेथड, तो जो ओपन विंडो है मूव हुई है उसी पे फोकस आ जाएगा। जैसे ये विंडो ओपन हुई है, क्लिक करने पे तो हमारा फोकस इसी पे रहेगा। अब ये मूव कराने पे भी हमारा फोकस यही जो न्यू विंडो ओपन हुई है उस पे रहेगा। तो ये विंडो फोकस मेथड का काम है, फोकस मेथड, तो उसी पर्टिकुलर विंडो पे फोकस आ जाएगा। अब मान लीजिए हमने जो पहली वाली विंडो है उसकी हाइट और विड्थ थोड़ी लेफ़्ट से और टॉप से थोड़ी वैल्यू बढ़ा दी, यानी कि स्टार्टिंग की जो विंडो है उसकी लेफ़्ट से वैल्यू कुछ हो रहा है और टॉप से कुछ रहा है। तो देखिए ये जो वो विंडो ओपन हो रही है लेफ़्ट और टॉप से थोड़ी थोड़ी वैल्यू बढ़ा दी है 100 पिक्सल्स, तो ये देखिए मूव करेगा। अब मैंने नई विंडो मूव करने के लिए मूव टॉप से 200 ले लिया है इसका 200, तो ये जो स्टार्टिंग है वहाँ से मूव कर रही है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से काम करता है। तो देखिए यहाँ पे टॉप मूव टू में 200 वैल्यू ली है। तो मान लीजिए ये हमारी कोई विंडो है मूव बाय, दूसरा मेथड मैं आपको बता रही हूँ। मूव बाय में मान लीजिए ये हमारी कोई विंडो है और इस पर क्लिक करने पर ये नई विंडो ओपन हो रही है बी, और इसकी वैल्यू है 100 पिक्सल्स लेफ़्ट और 100 पिक्सल टॉप। तो मूव बाय में मान लीजिए हमने वैल्यू दे दी 250। तो ये जहाँ पे अभी 100 पिक्सल टॉप और लेफ़्ट से है, वहीं से उसके रिलेवेंट उसी से रिलेटिव आगे की वैल्यू लेगी, यानी कि जहाँ पे ये हमारी विंडो बी अपीयर हुई है उसके आगे से ही काउंट करेगी, यानी कि जहाँ जो लाइन आपको दिख रही है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यहाँ से 250 पिक्सल्स आगे मूव करेगी और ऊपर से भी 250 पिक्सल आगे मूव करेगी। मूव टू में स्टार्टिंग से मूव कर रहा था, काउंट कर रहा था, लेकिन इसमें जहाँ से अपीयर हुई है वहाँ से काउंट करेगी। जैसे कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, वहाँ से डायरेक्ट काउंट करेगी 250 पिक्सल्स और लेफ़्ट और 250 पिक्सल्स टॉप। तो ये फ़र्क होता है मूव टू और मूव बाय में। ये देखिए मूव टू में ये मैंने 200 दिए तो स्टार्टिंग से 200 ये मूव कर रही है वैल्यू। अब यहीं पे मैं इसका मूव बाय यूज़ करती हूँ। अब मैं यहाँ पे मूव टू जो ये मेथड मैंने लिखा है उसकी जगह पे मैं लिख देती हूँ मूव बाय। अब मूव बाय में मैंने 200 ये कुछ वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं
तो ये देखिए विंडो अपीयर हो गई। अब मूव कराया तो ये देखिए जहाँ पे पहले अपीयर हुई थी वहाँ से 200 पिक्सल्स ये मूव करिए यहाँ से। तो यही फ़र्क होता है मूव टू और मूव बाय में। मूव टू में स्टार्टिंग से वैल्यू लेता है, यहाँ पे देखिए आ रहा है, और मूव बाय में से जहाँ पे अपीयर हुई है वहाँ से लेगा। अब बात करते हैं विंडोज़ के दूसरे मेथड रिसाइज बाय और रिसाइज टू के बारे में। मान लीजिए ये कोई विंडो है जिसकी हाइट और विड्थ हमने पहले से सेट कर रखी है 100 पिक्सल्स हाइट और 100 पिक्सल्स विड्थ। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि बिना हम ड्रैग किए इसकी साइज़ को जितनी करना चाहते हैं 250 पिक्सल्स हाइट हो और 250 पिक्सल्स विड्थ हो। तो इसको वो करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, रिसाइज बाय और रिसाइज टू। आइए प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पे हमने HTML का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और इसमें देखिए मैंने पहले भी ये प्रोग्राम बना रखा है कि इस पर क्लिक करने पे न्यू विंडो अपीयर होती है और इसकी साइज़ मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पहले से दे रखी है कि जब न्यू विंडो ओपन हो तो कितनी ओपन हो। तो देखिए इसकी साइज़ मैंने दे रखी है, हाइट और विड्थ 200 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स हाइट है, 200 पिक्सल्स इसकी विड्थ है। तो ये दे रखी है, तो 200 बाय 200 की ये विंडो अपीयर हो रही है। तो अभी इसमें मैं एक और बटन बना लेती हूँ रीसाइज़ विंडो का, जैसे कि जब उस पर क्लिक करें तो विंडो रीसाइज़ हो जाए। तो मैंने लिख दिया रीसाइज़ विंडो और इस पर क्लिक इवेंट पे मैं बटन के क्लिक इवेंट पे रीसाइज़ का एक फंक्शन भी बना लेती हूँ, कॉल कर लेती हूँ उसे रीसाइज़ विंडो। ये फंक्शन बना लिया है। अब इसी फंक्शन को मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ नीचे, फंक्शन रीसाइज़। अब इसमें जो मैंने विंडो का एक वेरिएबल लिया था माय विंडो, उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो लिख देती हूँ मैं माय विंडो, इसी को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ माय विंडो लिख करके। फिर उसके बाद मैं सबसे पहले रिसाइज टू फंक्शन कॉल करती हूँ, माय विंडो डॉट रिसाइज टू। अब इसमें हाइट और विड्थ हमें नहीं देनी होगी, जो अभी मैं रिसाइज करना चाहती हूँ पहले की तो दी हुई है, उसमें चेंज हो जाए, नई विंडो रिसाइज़ हो जाए। तो उसके लिए मैं दे देती हूँ, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू दे दी 400 बाय 400। तो अब नई विंडो रिसाइज़ होकर के 400 हो जानी चाहिए। इसे रन कराते हैं, ये देखिए विंडो न्यू अपीयर हो रही है 200 बाय 200 की। अब इसको रिसाइज़ करते हैं तो देखिए ये बड़ी हो गई, ये 400 बाय 400 की न्यू विंडो आ गई। तो इस तरह से रिसाइज़ टू की हेल्प से ये देखिए 400 बाय 400 की विंडो रिसाइज़ हो गई है। तो ये काम होता है रिसाइज टू फंक्शन का। अब इसके बाद एक दूसरा फंक्शन और है रिसाइज बाय। तो उसको समझने के लिए पहले देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है ना आप 200 पिक्सल्स हाइट और 200 पिक्सल विड्थ। अब मान लीजिए ये हमारी विंडो है और जो अपीयर होगी तो इसको भी 100 बाय 100 का मान लीजिए रखते हैं और इसकी विंडो को फिर रिसाइज बाय से हमने 150 पिक्सल्स और 150 पिक्सल्स हाइट और विड्थ बढ़ा दी। तो ये इसका साइज़ मान लीजिए ये आता है, तो ये 150 पिक्सल्स हाइट और विड्थ का नहीं होगा, ये हो जाएगा 250 पिक्सल्स हाइट और 250 पिक्सल्स विड्थ, क्योंकि इसमें पुरानी वाली वैल्यू को भी ऐड कर लेगा रिसाइज बाय में। तो रिसाइज टू और रिसाइज बाय में यही डिफरेंस है कि पुरानी वैल्यू भी ऐड कर रहा है। देखिए 100 प्लस 150 250 पिक्सल्स का हाइट और 250 पिक्सल्स का विड्थ हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिसाइज वर्क बाय वर्क होता है। तो आइए इसके लिए भी एक फंक्शन बना लेते हैं। जैसे हमारी पहले बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है, इसी में रिसाइज बाय कर देते हैं, रिसाइज टू की जगह रिसाइज बाय कर देते हैं और इसकी नई वैल्यू मान लीजिए 400 दी हुई है और पहले की 200 दी हुई। तो अब इसे रन कराते हैं तो पहले 200 बाय 200 की ये विंडो अपीयर हो रही है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब इसको मैंने रिसाइज इसको न्यू विंडो अपीयर किया, रिसाइज तो ये 200 और प्लस जो नई वैल्यू 400 दी है 600 टोटल, तो ये 600 बाय 600 की ये विंडो अपीयर हो गई है। तो इस तरह से रिसाइज बाय फंक्शन वर्क करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रिसाइज टू और रिसाइज बाय दोनों मेथड्स में फ़र्क, दोनों ही विंडो के मेथड हैं। तो इस तरह से ये काम करते हैं।
अब बात करते हैं लोकेशन ऑब्जेक्ट की। लोकेशन ऑब्जेक्ट जाने से पहले जानते हैं यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद आता है वेबसाइट का नाम यानी डोमेन। फिर उसके बाद उसका पाथ होता है, स्लैश करके पूरा पाथ लिखा जाता है। जैसे ये एग्जांपल दिया है, पहला प्रोटोकॉल, फिर सब डोमेन, फिर गूगल डोमेन नेम में कॉम जो है टॉप लेवल का डोमेन है एक तरह का, ये रिसोर्स नेम होता है पूरा। फिर उसके बाद इंडेक्स या फाइल का पाथ होता है, और स्लैश करके जो जो पेज ओपन होते जाते हैं स्लैश करके उसका नाम आता जाता है और कंप्लीट पाथ शो करता है। तो ये कंप्लीट एड्रेस को यूआरएल एड्रेस कहते हैं। और आईपी एड्रेस यूआरएल एड्रेस से ही मिलके बनता है। नॉर्मली आईपी एड्रेस नंबर्स में होता है जो हमें याद नहीं रहता, तो हमें उसको सिंपली लर्न करने के लिए यूआरएल रख देते हैं, यानी नाम रख देते हैं इसका, तो वो यूआरएल एड्रेस बन जाता है। जैसे घर में अगर वाईफाई लगा हुआ है तो उससे कई सारी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, प्रिंटर, तो हर एक डिवाइस का कॉमन यूआरएल होगा, और यानी कि उसका आईपी एड्रेस सेम होगा, लेकिन डिवाइस का लास्ट वाला नंबर अलग अलग होगा। वो पोर्ट एड्रेस या डिवाइस का नंबर होगा जो अलग अलग होगा, लेकिन स्टार्टिंग के नंबर सेम होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये है यूआरएल का आईपी एड्रेस। अब बात करते हैं लोकेशन ऑब्जेक्ट की। तो ये देखिए, एक ब्राउज़र पे हमारी एक विंडो ओपन है, और इसमें ये जो सेक्शन होता है ये इसे कहते हैं यूआरएल बार, यानी कि यहाँ पे लोकेशन बार इसे कहते हैं। यहाँ पे लोकेशन दिखाता है या किसी भी वेबसाइट का यूआरएल दिखाता है। तो अगर यहाँ से कोई भी इसकी वैल्यू को गेट करना है तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका हम यूज़ करके इसकी वैल्यूज़ को गेट करते हैं। इसके ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम समझेंगे। इसके अलावा इसके कुछ मेथड्स भी होते हैं, उसको भी हम यूज़ करके देखेंगे। तो आइए समझते हैं कि लोकेशन बार की प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करते हैं। तो ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने एक सिंपल सा पेज बनाया हुआ है। इसमें लिखा है जावास्क्रिप्ट लोकेशन ऑब्जेक्ट। तो ये जो पेज मैंने रन करा है, मतलब कि ये कोड रन कराने पे ये पेज ओपन हुआ है, उसमें आप देख रहे हो ऊपर का जो ये सेक्शन है ये है यूआरएल बार। यहाँ पे ये कुछ आईपी एड्रेस लिखा है, ये तभी आएगा जब आप सर्वर पे डेटा रन करा, मतलब आप अपना पेज रन करा रहे होंगे सर्वर पे, जब आप रन करा रहे होंगे तभी ये आएगा। और नहीं तो आपकी लोकल मशीन का जो भी एड्रेस होगा, जो पाथ होगा, वो दिखाने लगेगा। तो आईपी एड्रेस आ रहा है, ये सर्वर का है। तो इसको आइए समझते हैं। इंस्पेक्ट करके ये थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, और इसको अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ ये लोकेशन की प्रॉपर्टीज़ देखती हूँ और वो आपको बताती हूँ कि क्या क्या होती हैं इसमें। तो console.log में मैंने लिखा लोकेशन। तो यहाँ पे ये देखिए पूरी कंप्यूटर की जितने भी हमारा लोकेशन से रिलेटेड डिटेल है ये सब दिखा रहा है। होस्ट नेम, HRF यानी प्रोटोकॉल, ओरिजिन, पाथ नेम और पोर्ट, ठीक है, प्रोटोकॉल, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे शो कर दी। ये जो भी सर्वर से ये जो आईपी एड्रेस से रिलेटेड डिटेल थी वो सारी शो कर दी। तो इस तरह से ये लोकेशन ऑब्जेक्ट से ये सारी डिटेल शो हो गई। अब वन बाय वन इसको हम एक्सेस करते हैं, एक एक जो भी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल हैं, वैल्यूज़, उनको एक्सेस करते हैं। और लोकेशन एक तरह का ऑब्जेक्ट है, उसकी कई सारी प्रॉपर्टी हैं, उसकी हेल्प से हम अलग अलग वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा console.log, फिर location.host। तो ये जो आईपी एड्रेस है ये आ गया हमारा, जो होस्ट नेम का होस्ट का आईपी एड्रेस है ये पूरा आ गया। और अब ये देखिए, तो इस तरह से ये आईपी एड्रेस देख सकते हैं। और इसी तरह से हम console.log में होस्ट नेम देखना है तो इसमें पोर्ट देखिए, console.log में location.host नेम देंगे तो यहाँ पे पोर्ट नहीं देगा। ऊपर होस्ट में पूरा पोर्ट भी दे रहा था, ये कुछ 3000 समथिंग पोर्ट नंबर था। तो इस तरह से अब console.log में location.href देंगे तो ये पूरा हमारा एड्रेस जो भी है वो हमारा शो कर देगा आईपी एड्रेस का कंप्लीट पर। फिर console.log में लोकेशन डॉट, मान लीजिए हमने पोर्ट दिया, तो ये पोर्ट नंबर जो आप देख रहे थे होस्ट में पोर्ट नंबर आ रहा था 3000 के समथिंग कुछ, तो ये पोर्ट नंबर दिखा देगा जो भी पर्टिकुलर डिवाइस का पोर्ट नंबर होगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, लास्ट में पोर्ट नंबर होता है। फिर इसी तरह से console.log करके प्रोटोकॉल देखेंगे तो ये HRF HTTP जो है प्रोटोकॉल है। तो ये अलग अलग कंसोल के साथ लोकेशन डॉट प्रॉपर्टी देंगे तो उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा।
तो ये कुछ कमांड्स थी जिसकी हेल्प से हम URL की अलग अलग वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अभी देखिए हैश प्रॉपर्टी का यूज़ मैं बता रही हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पे अभी मैंने कोई ऐसा पेज में हैश नहीं है, तो मान लीजिए मैंने लोकेशन के साथ डॉट हैश लिखा, console.log में लोकेशन डॉट हैश लिखा, तो हैश के साथ फर्स्ट था यहाँ पे, फर्स्ट तो हैश फर्स्ट आ गया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया, पेज का नाम फर्स्ट था। तो इस तरह से हैश प्रॉपर्टी वर्क करेगी। इसी तरह से मान लीजिए हमें कुछ सर्च करना है इसमें, मतलब मान लीजिए यूज़र ने कुछ सर्च किया तो वो आपको क्वेश्चन मार्क के साथ URL में दिख जाता होगा, क्वेश्चन मार्क के साथ। तो अगर ऐसा कुछ सर्च करना है तो उसके लिए हमें सर्च क्या किया ये जानना है, तो हम URL में लोकेशन डॉट सर्च लिखेंगे। तो जो भी पेज सर्च किया होगा रिसेंटली, जैसे मान लीजिए ये पेज 1 नाम का कोई पेज है और उसे सर्च किया गया अभी रिसेंटली, तो वो रिटर्न कर देगा। console.log में लोकेशन डॉट सर्च लिखा तो ये पेज 1 नाम का कोई पेज है जो कि सर्च किया गया है, तो वो रिटर्न कर दिया। ये देखिए लास्ट में आ गया। तो इस तरह से सर्च प्रॉपर्टी यूज़ करती है। ये बेसिकली प्रॉपर्टी जब हम जावास्क्रिप्ट में तब यूज़ करते हैं जब हम कोई PHP से पेज रिटर्न करा रहे हो या फिर .NET में कोई रिटर्न करा रहे हैं पेज, तो आएगा। अभी आपने ये प्रॉपर्टी सारी ऐसे देखी। अब मान लीजिए हम कोडिंग के थ्रू ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें तो किस तरह से करेंगे और ये क्या रिटर्न करेंगी। तो यही सेम कमांड हम यहाँ पे कोड में लिखते हैं और आइए समझते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेंगी। तो मैंने सबसे पहले लिखा है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, मान लीजिए लिख लीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम ये प्रिंट करा लेते हैं लोकेशन डॉट हाइपर रेफरेंस HREF, और इसको सर्च करा कर देखते हैं। तो ये देखिए ये कुछ हमारा लोकेशन का मैंने आपको बताया था IP एड्रेस रिटर्न कर दिया, पूरा कंप्लीट एड्रेस रिटर्न कर दिया जो भी था इसका। ये सर्वर पे ही रन होगा तो तभी ये इस तरह से लोकेशन का IP एड्रेस रिटर्न करेगा, नहीं तो लोकल होस्ट का ही एड्रेस रिटर्न करेगा। तो ये सारी कमांड्स सर्वर पे ही चलेंगी, तो ये श्योर कर लीजिए कि सर्वर पे हैं आप। और फिर नेक्स्ट है लोकेशन डॉट HREF का, कोई भी आप वेबसाइट का एड्रेस दे सकते हैं, वो भी रिटर्न कर देगा उसका पूरा कंप्लीट एड्रेस। तो अब बात करते हैं लोकेशन ऑब्जेक्ट के मेथड की। तो लोकेशन ऑब्जेक्ट के कई सारे मेथड हैं, जैसे असाइन, रीलोड, रिप्लेस। तो ये अलग अलग मेथड है, इनकी हेल्प से हम अलग अलग काम करते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहला मेथड है असाइन। अगर आप URL बार पे कोई वेबसाइट का या वेब एड्रेस असाइन करना चाहते हैं तो असाइन मेथड का यूज़ करेंगे। रीलोड मेथड का तब यूज़ करेंगे मान लीजिए आप कोई वेबसाइट रीलोड करना चाहते हैं। रिप्लेस यानी उसकी जगह पे आप दूसरी वेबसाइट रिप्लेस करके लिखना चाहते हैं। तो आइए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहला मैंने लिखा है लोकेशन डॉट रीलोड, ठीक है। तो लोकेशन डॉट रीलोड पे ये देखिए पहले से बटन बना रखा है मैंने, और उस पर क्लिक करने पे ये रीलोड यानी कि जो पेज होगा दोबारा रीलोड हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर कोई रेफरेंस दिया होगा तो वो भी आ जाएगा। अब असाइन कर दिया है। असाइन में मतलब हमें कोई यहाँ पे वेब एड्रेस देना पड़ेगा, जो भी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे देंगे वही URL पे वेबसाइट का एड्रेस असाइन हो जाएगा और डेफिनेटली वो ओपन हो जाएगी वेबसाइट। तो मान लीजिए लोकेशन डॉट असाइन पे मैंने google.com का पूरा एड्रेस दे दिया है। पूरा आपको इसका प्रोटोकॉल के साथ पूरा एड्रेस देना होगा। तो अब ये एड्रेस देने के बाद अभी इस पेज को रन कराते हैं सेव करके। देखिए मैंने बटन पे क्लिक किया, अब यहाँ पे ये खुल गया google.com। तो इस तरह से जो भी वेब एड्रेस आप असाइन करेंगे वो पर्टिकुलर वेबसाइट असाइन करने पे वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए दोबारा से ये इस तरह से वर्क कर रहा है। मैंने बटन बना रखा है इसके लिए, इस पर क्लिक करने पे ये असाइन हो रही है। तो URL में वो पर्टिकुलर एड्रेस आ जाएगा और वो वेब एड्रेस से वो पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये होता है असाइन मेथड का काम। फिर उसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस में आप क्या करेंगे, जो भी आपका वेब एड्रेस है वो पुराने वाले वेब एड्रेस को हटा देगा और मतलब कि जो इसके पहले ओपन किया है वो हट जाएगा और ये जो अभी नया है वही रहेगा। जैसे ये अभी क्या था कि ये अभी पेज रिफ़्रेश नहीं हुआ, ये पहले का पेज था और ये मैंने इसको असाइन किया तो ये दोबारा से बैक किया तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। लेकिन अब हम बैक करेंगे इसे तो ये पुराना वाला जो हमारा पेज है वो ओपन नहीं होगा, ये डायरेक्ट ओपन हो गई। तो वो रिप्लेस कर दिया, यानी वो पेज को हटा दिया जो इसके पहले था, उसकी जगह पे ये वाला वेबसाइट वाला एड्रेस ओपन हो गया। तो बैक करने पे पुराना पिछला पेज ओपन नहीं होगा और डायरेक्ट डायरेक्टरी पे आ गया, होम पे।
ये देखिए बैक करने पे यहाँ पे क्लिक किया, ये डायरेक्ट डायरेक्टरी पे आ गया। वो जो मैंने आपका सबसे पहले पेज बनाया था जिसमें लिखा था जावा स्क्रिप्ट लोकेशन ऑब्जेक्ट, वो पेज हटा दिया, उसे रिप्लेस कर दिया। देखिए फिर से असाइन करते हैं और असाइन ऑब्जेक्ट पे ये इसको क्लिक किया। अब देखिए ये गूगल ओपन हो गया। असाइन में ऐसा नहीं होता, रिप्लेस में वो हटा देता है। देखिए इसमें बैक करेंगे तो पुराना वाला पेज ओपन हो गया। तो इस तरह वह काम करता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑब्जेक्ट की। हिस्ट्री ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि आप कोई भी ब्राउज़र पे देखेंगे तो बैक बटन होता है, फॉरवर्ड बटन होता है, होम होता है। तो जितने भी आप पेजेस ओपन करेंगे वो बैक करने से ओपन हो जाते हैं या फॉरवर्ड से वो वापस से आगे वाले पेजेस ओपन हो जाते हैं। तो वो एक हिस्ट्री मेंटेन करता है जिसकी हेल्प से बैक फॉरवर्ड बटन की तरह हेल्प से आप वो पेजेस तक आप मूव कर सकते हैं। तो इसकी एक ही प्रॉपर्टी होती है लेंथ, जिसमें नंबर ऑफ़ पेजेस जितने भी आपने ओपन किए हैं और उनकी लेंथ यानी वो नंबर ऑफ़ पेजेस वो नंबर स्टोर हो जाता है कि कितने पेजेस आपने कौन कौन से ओपन किए हैं। तो आइए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है और देखिए इसे रन कराया और ये एक पेज ओपन हो गया है। और इस पेज में ही हम देखते हैं हिस्ट्री को। अगर हमें देखना हो तो आप जैसा कि ऊपर देख रहे हैं बैक एक ऑप्शन है, इसको इंस्पेक्ट करके यहाँ पे देखते हैं कि हिस्ट्री ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे console.log और फिर इसमें हम लिख देते हैं हिस्ट्री। तो अब हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिस्ट कर देगा, उसे शो कर देगा। तो इसमें ये देखिए ये हिस्ट्री की प्रॉपर्टी है और इसमें ये दिखा रहा है ये लेंथ 2 दिखा रहा है, यानी कि एक ये पेज है, उससे पहले एक और कोई पेज ओपन हुआ है, इसलिए इसकी लेंथ 2 दिखा रहा है। बैक बटन एक्टिव है यानी कि 2 पेजेस हैं। तो ये बैक करके देखते हैं। ये देखिए स्टार्टिंग का आई थिंक डायरेक्टरी वाला पहला पेज होगा, उसी को ये शो कर रहा है। ये देखिए डायरेक्टरी वाला पेज आ गया, एक ये और एक जो इसके पहले था ओपन वो। तो इस तरह से ये 2 पेजेस ओपन हुए, इसलिए हिस्ट्री की लेंथ 2 दिखा रहा है। नंबर ऑफ़ हिस्ट्री की लेंथ यहाँ पे 2 आ रही है। तो ये था हिस्ट्री की लेंथ, इस तरह से आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2 पेजेस आपको शो कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये कुछ मेथड्स भी होते हैं, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। गो, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं, ये हिस्ट्री के ही मेथड्स हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से काम करते हैं। तो अभी मैं इसकी लेंथ को फिर से एक्सेस करके देखती हूँ console.log और आप हिस्ट्री एक ऑब्जेक्ट है, हिस्ट्री डॉट लेंथ इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये 2 आ रहा है। अब यहाँ पे 1-2 पेजेस ऐसा करती हूँ और खोल लेते हैं जिससे कि और थोड़ी लेंथ बढ़ जाए हिस्ट्री की। तो हम देखते हैं क्या चेंजेस हो रहे हैं आते हैं। तो पहले हम इसको नीचे करके अब ये एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, फिर 1-2 वेबसाइट ओपन करते हैं, फिर उसके बाद इसकी हिस्ट्री ऑब्जेक्ट में देखते हैं कितनी लेंथ आ रही है। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है google.com, ये देखिए गूगल आ गया है। अब इसके बाद एक जो अभी मैंने URL कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देते हैं, यानी कि हमारा जो पेज अभी था वो ये देखिए ये पेज आ गया। तो अब इंस्पेक्ट करके देखते हैं कितनी हिस्ट्री में क्या कितनी लेंथ आई है। तो console.log में हिस्ट्री डॉट लेंथ, तो अब इसे एंटर करके देखते हैं। देखिए 4 आ गई हैं। तो ये मैंने 2 पेजेस ओपन किए, एक ये वाला और एक ये गूगल, और 2 पहले के थे। तो इस तरह से ये लेंथ 4 आ गई है। तो इस तरह से ये लेंथ मेंटेन करता रहता है, जितने भी आप पेजेस ओपन करेंगे उस हिसाब से इसकी लेंथ इंक्रीज़ होती रहती है। एक डायरेक्टरी वाला पेज भी था, ठीक है। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड्स की। कौन कौन से मेथड्स हैं अभी मैंने आपको बताया था। इसमें बेसिकली 3 मेथड्स यूज़ होते हैं। इसमें बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बटन होता है। अगर आप बिना इस पर क्लिक किए जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से ये काम करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 मेथड हैं, बैक, फॉरवर्ड और गो। ये 3 मेथड हैं। बैक से बैक हो जाएगा और फॉरवर्ड मेथड का यूज़ करेंगे तो फॉरवर्ड आ जाएगा पेज, और गो से आप दोनों तरफ का काम कर सकते हैं, बैकवर्ड भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ये दोनों काम के लिए काम करेगा। तो आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, जावा स्क्रिप्ट कोड की हेल्प से ये हम काम कैसे कर सकते हैं। मैंने ये HTML का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और सबसे पहले मैं इसमें 2 बटन बना लूँगी, एक बैक के लिए और एक फॉरवर्ड के लिए। तो बटन बना लेते हैं सबसे पहले बैक के लिए, और इसमें ऑन क्लिक पे फंक्शन भी कॉल कर लेती हूँ, बैक फंक्शन और फॉरवर्ड फंक्शन। तो ये ऑन क्लिक पे मैंने ये फंक्शन कॉल कर लिया है। अब इसे डिफ़ाइन कर लेंगे बैक फंक्शन। इसी तरह से फॉरवर्ड बटन के ऊपर भी मैं ऑन क्लिक पे एक फंक्शन बना के पहले यहाँ डिक्लेयर कर लेती हूँ, कॉल कर लेती हूँ फॉरवर्ड फंक्शन। अब इस दोनों फंक्शन को डिफ़ाइन कर देती हूँ। सबसे पहले मैं बैक फंक्शन डिफ़ाइन कर देती हूँ। स्क्रिप्ट टैग के अंदर फंक्शन बैक ले लिया और इसके अंदर मैंने लिखा सबसे पहले
यहाँ पे जो हमारा बैक फंक्शन है ये काम करेगा, तो उसके लिए हिस्ट्री डॉट बैक फंक्शन यहाँ पे किया और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। तो अब देखिए ये बैक काम करेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने बी जो है कैपिटल से लिख दिया है, तो बी इसको स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, अब ये काम करेगा। थोड़ा केस सेंसिटिव है, आप भी ध्यान रखिएगा। तो जैसे स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखिएगा। ये देखिए बैक करने पे ये हमारा डायरेक्टरी वाला पेज खुल रहा है। बैक बटन पे क्लिक किया, ये देखिए डायरेक्टरी वाला पेज खुल रहा है। अब इसी तरह से हम फॉरवर्ड फंक्शन भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। बैक तो हो गया, अब इसको आगे कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ। इसमें फॉरवर्ड लिख देती हूँ, फॉरवर्ड फंक्शन। तो हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड फंक्शन ये मैंने देखिए अभी क्योंकि नया पेज कोई ओपन नहीं किया है, इसलिए ये फॉरवर्ड बटन एक्टिवेट नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसमें पहले कोई एक google.com एक वेबसाइट खोल लेते हैं, फिर बैक जाते हैं। अब फॉरवर्ड करेंगे तो अब ये फॉरवर्ड करने पर हमारी google.com वाली जो आगे वेबसाइट थी वो ओपन हो गई। तो इस तरह से ये बैक बटन और फॉरवर्ड बटन काम कर रहा है। देखिए बैक करने पे यहाँ पे आ गए और इसको फॉरवर्ड करने पर जो आगे जो अभी गूगल खोला था वो आ गए। तो इस तरह से ये बैक फंक्शन और फॉरवर्ड फंक्शन यानी मेथड दोनों काम करते हैं। इसी तरह से इन दोनों के अलावा एक गो मेथड होता है जिसमें ये दोनों ही काम करता है। तो आइए उसे समझते हैं। तो इस दोनों को हटा देते हैं और हम बना लेते हैं गो बटन। ठीक है, तो अब गो बटन में क्योंकि दोनों काम हो जाते हैं, तो सबसे पहले इन दोनों फंक्शंस को डिलीट करके गो फंक्शन बना लेते हैं। और इसकी तो ज़रूरत नहीं है, इसे डिलीट कर देते हैं। तो गो फंक्शन में बैक की जगह पे हिस्ट्री डॉट गो लिखेंगे। ठीक है, अब गो मेथड के अंदर दो तरह की वैल्यूज़ डाली जाती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव जब वैल्यू डालेंगे, जैसे यहाँ पे +1 लिखा है, तो ये फॉरवर्ड के लिए आगे के लिए काम करेगा, यानी एक पेज आगे कर देगा। अगर -1 लिखेंगे तो ये बैक के लिए काम करेगा। -1 यानी एक पेज पीछे कर देगा। मान लीजिए -2 लिखेंगे, 2 पीछे बैक कर देगा, 2 पेज पीछे चला जाएगा। इसी तरह से +2 लिखेंगे तो 2 पेज फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे चला जाएगा। तो माइनस जब लिख करके नंबर लिखेंगे तो उतने ही पीछे की तरफ जाएगा, और प्लस करके जितने नंबर लिखेंगे उतने ही आगे की तरफ ये मूव करेगा। तो मैंने 4-5 पेजेस ओपन कर लिए हैं कुछ हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, जिससे फॉरवर्ड बैकवर्ड हो जाए। google.com और हमारा करंट पेज है, इसको कई बार मैं URL कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे वैल्यू डालती हूँ कुछ -1, तो इसे देखिए बैक किया तो यहाँ पे हमारा ये हमारा पहला वाला पेज खुलेगा, यानी इसके पहले वाला जो था पेज वो खुल जाएगा। ये देखिए इस पर क्लिक किया तो ये गूगल खुल गया हमारा। -2 पे पहले मान लीजिए बैक में पहले मैंने गूगल खोले हुआ था, तो ये गूगल खुल गया, यानी 2 स्टेप पीछे बैक करेगा अगर -2 लिखेंगे तो। इस वजह से -4 लिख दें तो क्या होगा, यानी 4 स्टेप बैक चला जाएगा। ये हमारा डायरेक्टरी पे चला गया 4 स्टेप बैक, जो मैंने स्टार्टिंग में प्रोग्राम की डायरेक्टरी थी जहाँ से प्रोग्राम ओपन किया, तो वो वाला पेज पे ओपन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बिना फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन ब्राउज़र का यूज़ किए यहाँ पे वैल्यूज़ दे करके फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे गो पे माइनस में वैल्यू देंगे तो ये बैक में जाएगा, प्लस में वैल्यू देंगे तो फॉरवर्ड में जाएगा। जो नंबर देंगे, जैसे 1 दिया तो 1 स्टेप आगे जाएगा फॉरवर्ड में, +1 है तो ये क्लिक किया तो ये देखिए आगे फॉरवर्ड पे जाएगा। ये +1 है तो ये देखिए हमारा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये हमारा अभी आगे यही ओपन किया था। एक्चुअली मैंने गूगल कई बार ओपन किया आगे पीछे, तो वही बार बार आ रहा है। +2 किया तो इस तरह से ये वाला पेज आ गया। ठीक है, फॉरवर्ड प्लस के लिए होगा और बैकवर्ड माइनस के लिए जो वैल्यू देंगे उतने स्टेप बैकवर्ड होता जाएगा। माइनस करने पे जितने नंबर देंगे उतने स्टेप होगा बैक में। तो ये होता है हिस्ट्री के ऑब्जेक्ट। ये थे हिस्ट्री के ऑब्जेक्ट और उससे रिलेटेड मेथड, और उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।